Hello everyone, and we have with us Akshita Gupta, and rank 69 this year. So we'll discuss about the importance of answer writing since result has already been published, and you people are also looking for the mains, and you must have a lot of query regarding this answer writing, how to start a particular answer, how to write an introduction, and I think you must think about those directive words. What is the how differentiate create that particular those directive words like discuss, critical examine, how to change the approach towards that particular answer. So we all are definitely I mean curious to know about that. So let start our discussion with respect to that. So thank you, ma'am, for joining us to guide our aspirants for those who are writing means. So my first question would be like the importance of answer writing for our mains examination. Thank you, sir, for this warm welcome. Hello, everyone who are joining on this session. So the question is regarding the importance of answer writing. आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं आंसर राइटिंग के जो हमें लिखने से ही समझ में आते हैं। कई बार एस्पिरेंट्स ऐसे करते हैं कि दूसरे के आंसर्स देख लिए और उनको लगता है कि हमारा प्रिपेयर हो गया। तो जब तक आप खुद से उसको लिखोगे नहीं तब तक इट्स डिफिकल्ट टू जज योरसेल्फ। तो आंसर राइटिंग से हमें काफी चीजें पता चलती हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, लिखना कैसे है, कम वर्ड्स में अपनी बात को कैसे लिखना है वहां पर। जैसे 150 वर्ड्स हैं तो आपको कैसे अपने वर्ड्स को इस तरह से लिखना है कि आपका पूरा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन फुलफिल हो जाए उन्हीं कुछ वर्ड्स में। और अगर हम देखें आंसर को तो एक इंट्रो, एक बॉडी और एक कंक्लूजन रहता है हर एक आंसर का। तो हमें अपने आंसर को इस तरह से करना है कि हम प्रॉपर फोकस इंट्रो पे दें, जिससे हमारा आंसर एक प्रॉपर इंटरैक्टिव लगे। शुरुआत से ही लगे कि हमने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को पिकअप कर लिया है। फिर उसके बाद हमारी बॉडी आती है। बॉडी में हमारा कोशिश ये रहता है कि जो भी डायरेक्टिव दिया हुआ है, जैसे आपने बताया डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, इनुमरेट, इवेलुएट, इलूसिडेट, सब्सटैंशिएट, जैसे ये वर्ड्स हैं उसको हमें कोशिश करना है कि हम बॉडी में कवर अप कर दें। और ये एग्जामिनर को शुरुआत से ही लगे कि हमने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को शुरू से ही पिकअप रखा है। और कंक्लूजन हमेशा ट्राई करना चाहिए कि एक होपफुल कंक्लूजन हो, एक पॉजिटिव नोट पे आप एंड करो और एक होप आप आंसर की दो कि आगे फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से अगर आपकी अप्रोच रहती है आंसर राइटिंग में तो ये काफी बेटर रहता है। अब आंसर राइटिंग्स में सिर्फ इसके अलावा भी यू हैव टू कीप ऑन माइंड कि आप जो भी अपनी बात कह रहे हो उसको आप रिपीटेटिव वे में मत कहो। जैसे जो इंट्रो में आपने लिख दिया है उसी को आप बॉडी में दोबारा रिपीट कर रहे हो, उसको आप कंक्लूजन में दोबारा रिपीट कर रहे हो। तो डोंट बी रेपिटेटिव, ट्राई टू इंक्लूड समथिंग न्यू इन एवरी पार्ट ऑफ द आंसर। Yes, yes. Actually, although you discussed about, I mean, you just briefly told about those directives. Actually, these days we see much of the questions like give your opinion, do you think kind of question, like how to approach those kind of questions. इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर टोटली ऑन योर सेल्फ, कि आपके पास थोड़ा फ्रीडम है कि आप अपना ओपिनियन दे सकते हो उस आंसर्स में। तो जैसे कोशिश तो आपको हमेशा यही रखनी चाहिए कि यू स्टे पॉजिटिव। आप हमेशा आप एक पॉजिटिव साइड उस क्वेश्चन की पिकअप करो और खुद को भी पॉजिटिव रखो और उसके आंसर को भी आप पॉजिटिव वे में हैंडल करो। बट इन Okay. केस you have want to negate that statement, because it's totally your opinion, you can give either positive, you can give negative, you can give a balanced approach. You just have to justify it. आप कोई भी अप्रोच चूज करो, just give a justification for your answer. For example, if there is any question on the reservation and they are asking what is your opinion on it, so try to give a balanced answer. You can give some positive points like इसका ये benefit है, you can give some negative points कि इसमें अभी भी ये challenges हैं that needs to be tackled, कि इसमें proper problems थोड़ी आ रही हैं, and then just give a balanced conclusion कि दो इसका approach is very good but there are some loopholes that need to be tackled. तो इस तरह से आप अपने ओपिनियन को ही एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर सकते हो, ताकि यू आर नॉट टू पॉजिटिव, यू आर नॉट टू नेगेटिव, यू आर जस्ट ऑप्टिमिस्टिक इन अ पॉजिटिव वे। Okay, okay. Can we quote some like reports or some committees recommendations in these kind of answers? Like, do you think or what is your opinion with on the questions?
Those questions who are asking for your opinion, it's better not to write someone else's name. For Okay. example, if there is asking your opinion and we are writing first line में ही according to Mahatma Gandhi, so it will be like Yes. contradictory to Yes. this. So you can pick up that point and present it at your own. जैसे कि अगर महात्मा गांधी ने कोई स्टेटमेंट बोला है, तो उसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके अपने ओपिनियन की तरह ही डाल दो. तो दैट विल बी अ बेटर अप्रोच एज कम्पेयर टू राइटिंग अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी. ऐसे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है. उनके पॉइंट को आप अपनी स्टेटमेंट में अपनी लाइन में कन्वर्ट करके डाल सकते हो कि मेरा भी यही ओपिनियन है. तो दैट विल बी बेटर. Okay. Okay. Uh, uh, there are two kinds of questions generally we see, like in paper one, which is mostly static one, and in two and GS paper three, those are dynamic one. So, is there any kind of difference between how you should approach your static questions and how you approach to a dynamic one? Although we discuss about paper specific, but just for an overview. फॉर एन ओवरव्यू थोड़ा डिफरेंस रहता है स्टैटिक और डायनामिक क्वेश्चंस में. डायनामिक क्वेश्चंस में हमारा अप्रोच ऐसे रहता है कि वी नीड टू इंक्लूड लेटेस्ट फिगर्स एंड लेटेस्ट एग्जांपल्स. तो उसके लिए वी नीड टू बी अपडेटेड. हमें थोड़ा अपडेट रहना पड़ता है और जो भी इस वक्त न्यूज चल रही है, जो भी इस वक्त एग्जांपल जैसे इकोनॉमिक्स है, उसमें जो भी आजकल का फिगर चल रहा है दैट नीड्स टू बी मेंशन. तो उसमें आपको थोड़ा अपडेट रहना पड़ता है और लेटेस्ट की ही वैल्यू है. अगर आप थोड़ा उसमें गलत करते हो तो वो इशू बन सकता है. स्टैटिक में यू हैव जस्ट द स्टैटिक पोर्शन. तो उसमें यू शुड प्रेजेंट इट इन अ स्टैटिक वे कि आप कोई फ्लो चार्ट या कोई डायग्राम आप मस्ट इंक्लूड. जैसे ज्योग्राफी है तो आपको डायग्राम दिखाने हैं. आपको स्टैटिक पोर्शन है तो आपको कॉन्सेप्ट्स दिखाने हैं वहां पर. तो आपके कॉन्सेप्ट्स इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के भी आ रहा है तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर सको और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को फुलफिल कर सको. जो हमारे डायनामिक क्वेश्चंस होते हैं उसमें यू जस्ट हैव टू बी थोरो विद द करंट अफेयर्स. उसमें आप करंट को मोल्ड करके आप आंसर में डाल सकते हो. स्टैटिक में ईच स्टैटिक क्वेश्चन हैज इट्स ओन स्टैटिक आंसर. उसमें आप Yes. इधर उधर से आप कुछ भी नहीं डाल सकते. यू नीड टू फॉलो द डिमांड और जो भी पूछा गया है आप उसको आंसर करो विद डेफिनेशंस एंड विद जो भी आपके पास स्टैटिक मटेरियल है. करंट में यू शुड फोकस मोर ऑन द डाटा एंड एनालिसिस पार्ट. स्टैटिक में मोर फोकस ऑन द डेफिनेशंस एंड द कंसेप्चुअल. Okay, okay. So coming back to the paper one, GS paper one specifically, and it has its varieties like we have history, geography, and mostly the current affairs questions are coming also in geography part, although we consider geography as a static one. And another dynamic topic or area you can say Indian society. So Yes. mostly people generally, I mean, what they do, they neglect general, I mean, this Indian society. These are something general topics. I can answer it. Let's focus on the history and geography. So how would be your approach with respect to Indian society? How to prepare that and how to present those like current statistics or any kind of data related to that? For these subjects which are linked to current affairs, it's always better to look at the syllabus first. The topics mentioned in syllabus needs to be looked up on the internet. For example, society में कोई भी topic है, women empowerment topic है, तो just look up on the internet और women के ऊपर basic data you can collect. जैसे कि आजकल women कितनी participative है labor force में, कि वुमेन कितना स्कूल्स में एनरोलमेंट है, कितना हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट है. सो दीज टाइप्स ऑफ फिगर्स कैन बी लुक्ड अपॉन द इंटरनेट फॉर द लेटेस्ट वंस. या फिर आपको न्यूज़पेपर्स में मिल जाएंगे. तो यू कैन प्रिपेयर अ शीट ऑन दैट कि वुमेन टॉपिक हमारा सिलेबस में है तो उसके ऊपर मेरा पास 4-5 लाइन्स का बेसिक डाटा है. तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है वुमेन के ऊपर तो आई कैन यूज दिस डाटा एज द इंट्रोडक्शन. और या फिर उस डाटा को मैं अपने सॉल्यूशंस में डाल सकती हूँ. तो उससे मेरा आंसर जो है वो एनरिच लगेगा. एक बेसिक स्टैटिक नहीं लगेगा, उसमें करंट का एलिमेंट ऐड हो जाएगा. तो बेशक क्वेश्चन जो है वो आजकल ऐसे जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि आजकल डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वुमेन ज्यादा फील्ड में है, या कोविड में वुमेन का इम्पैक्ट क्या रहा है. इस तरह के सोसाइटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो उसमें यू जस्ट नीड सम गुड करंट फिगर्स. बाकी आपको कोविड में वुमेन का इम्पैक्ट जो पता है वो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन जो करंट फिगर्स हैं वो आप अपनी तरफ से एक शीट प्रिपेयर कर सकते हो और उसको आप डाल सकते हो. उससे आपका जो आंसर है वो एक मिक्स लगेगा कि आपके पास स्टैटिक भी है और आपके पास करंट एलिमेंट्स भी है. तो वो कॉम्बिनेशन काफी बेटर रहता That means, if I summarize your opinion on that, so we must have some kind of ready-made data or figure before है. we यस यस. go to the examination hall, so that we can quote those figures or statistics in our answer, right?
यस डेफिनेटली आप कोशिश करो कि जो भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आपके पास सम अमाउंट ऑफ डाटा, क्योंकि अगर काफी फिगर्स करोगे तो इतना डाटा हमें याद भी नहीं रहेगा एंड वी विल गेट कंफ्यूज। Yes. बट इफ यू जस्ट कीप 3-4 लाइंस जो बहुत ही कॉमनली है, जैसे कि वुमेन कितना इंटरनेट यूज करती हैं, दिस इज वेरी कॉमन डाटा, या कितना लेबर फोर्स में, दिस इज वेरी कॉमन डाटा, तो दिस कैन बी यूज इजिली और आपको चीजें याद भी रहेंगी ये वाली। Okay. Okay. So coming to the GS paper 2, which is another dynamic area. I mean, your Indian polity, international relation, governance, social justice, those topics are there. So any specific, I mean, strategy with respect to that, GS paper 2? In GS paper 2, my strategy was to focus firstly on the static portion. Because if we see, still the polity major, 5-6 question you will see from the static only. Like what are the powers of the governor? What is the separation of powers? Some elements of constitution. So these areas are static and I prepared them separately on the mains perspective. कि थोड़ा मेंस के एंगल से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एनसीईआरटी से कुछ कोट्स लिख ली कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक ऊपर लिविंग लिविंग विल है, और कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर 5-6 लाइंस प्रिपेयर कर ली। हर बार एक क्वेश्चन उस पे सेंटर स्टेट रिलेशंस पे या फिर हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे आता है, तो उसके ऊपर कुछ लाइंस प्रिपेयर कर ले कि फेडरल स्ट्रक्चर इज लाइक अ रेनबो, काफी सारे एरियाज हैं, दे आर टुगेदर। सो दीज काइंड ऑफ लाइंस आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो कोई भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता था, आई यूज्ड टू राइट दीज लाइंस। तो ये इससे यहाँ से प्रिपेयर हो गया था। गवर्नेंस इज टोटली मिक्स सा है, जैसे कुछ टॉपिक्स वहाँ के स्टैटिक हैं, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, इसके ऊपर यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर बेसिक डेफिनेशंस और एक एक चीज का मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन कुछ डायनामिक है, जैसे कोई पॉलिसी या प्रोग्राम आ गया, कभी मनरेगा के ऊपर आ गई या कोई पॉलिसी के ऊपर वो पूछ लेते हैं कि एनालिसिस करो इसका, तो उसके लिए यू शुड बी थोरो विद द करंट अफेयर्स। जैसे न्यूज़पेपर्स में भी और मैगजीन्स में भी इट्स वेरी थॉरली कवर्ड। तो वहां से आप अपने बेसिक्स, अपने माइंड में एक फ्रेम बना के रखो, कोई भी पॉलिसी पूछते हैं तो यू शुड हैव 4-5 पॉजिटिव पॉइंट्स, 4-5 नेगेटिव पॉइंट्स एंड व्हाट मोर कैन बी डन, ताकि आप उसको एक कंप्लीट एनालिसिस की तरह प्रेजेंट कर सको। इसी तरह से जो टॉपिक है हमारा सोशल जस्टिस वाला, उसके लिए भी हमें जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे कि रिजर्वेशन हो गया, और जो भी सोशल जस्टिस में वुमेन हो गए, एल्डरली हो गए, फिजिकली डिसेबल्ड हो गए, इन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा मटेरियल अगर आप प्रिपेयर करके रखोगे, तो वहां पर आपके लिए कीवर्ड्स को एनालाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कई बार बच्चे इन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये आएगा तो Right. हम वहीं पे जाके लिख देंगे। तो इट्स अ ब्लंडर, क्योंकि आप वहां पर 5-6 मिनट्स में आप सोचोगे भी, आप Right. उस पर मटेरियल भी उसी वक्त बनाओगे और लिखोगे भी, इट्स टू डिफिकल्ट। तो जो भी सिलेबस में टॉपिक मेंशन्ड है उसके ऊपर एटलीस्ट आपके पास हर टॉपिक के ऊपर 2 पेजेस होने चाहिए, ताकि आप वहां से कीवर्ड निकालकर उसको 5 मिनट्स में वहां लिख सको। दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। मैंने हर टॉपिक के ऊपर कुछ मटेरियल प्रिपेयर किया हुआ था, तो जब भी क्वेश्चन उसमें से जैसे भी आया, कोई मोल्ड करके आया, कोई थोड़ा आउट ऑफ दी आया, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे टाइम सेव होता है डेफिनेशन से और थोड़े डाटा से। तो वो टाइम सेव करना बहुत जरूरी हो जाता था पेपर में। Okay. Okay. So coming to the General Studies paper 3, which is again one dynamic one, economics is there, and some people find it difficult, this economics paper, and science and technology is another area. So first, let me ask you one question, that what is the role of economic survey and budget specifically with respect to mains answer? Generally, people follow economic survey and budget for the prelims, but what is the how you used that two documents for the mains exam? Economic survey was very helpful because you can directly quote it, like according to economic survey this is this। तो उसमें आज जैसे लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे में काफी अच्छी लाइंस थी कि वी आर हेल्पिंग द मार्केट, वी आर द हेल्पिंग हैंड, गवर्नमेंट इज द हेल्पिंग हैंड फॉर द मार्केट, बैंक्स। तो इन सब के लिए तो दीज लाइंस कैन बी यूज डायरेक्टली। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड या कोई भी मार्केट में थिंग्स रिलेटेड, तो यू कैन ऑलवेज से कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे द गवर्नमेंट इटसेल्फ प्रेजेंट एज अ हेल्पिंग हैंड फॉर द ट्रेडर्स, फॉर द मार्केट। तो ये लाइन काफी हैवी हो जाएगी फिर आंसर के लिए, और वो आंसर अच्छा लगेगा। Right. सिमिलरली द डाटा ऑफ इकोनॉमिक सर्वे कि कितना पोर्शन एग्रीकल्चर को है, कितना पोर्शन इंडस्ट्रीज को है, कितना पोर्शन हमारे सर्विस सेक्टर में है, क्या प्रॉब्लम्स हैं वहां पर, एनपीएस कैसे सॉल्व करें, तो इन सब के लिए इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्टली मेंशन चीजें हैं। तो वो चीजें आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगेन सिमिलर स्ट्रैटेजी, लुक एट द सिलेबस,
जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो इकोनॉमिक सर्वे में आप सर्च करके उसके ऊपर मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हो। दिस इज रियली हेल्पफुल। और इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर होता है गवर्नमेंट स्कीम्स का, जिसमें हर सब्जेक्ट जैसे एनर्जी, पावर, इन सब के ऊपर गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं। तो वहां से आप गवर्नमेंट स्कीम्स प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे एजुकेशन हेल्थ की स्कीम्स भी आती हैं, तो उसमें से एक स्कीम तो आएगी ही आएगी। तो यू कैन प्रिपेयर स्कीम्स फ्रॉम दैट एरिया ऑल्सो। Okay. What about science and technology? This we need to cover those static portion, or mostly questions are from current affairs or current developments. So how what was your strategy with respect to that? Since I am from a science background myself, Okay. I am from medical background, तो I was focused more on the examples portion. साइंस एंड टेक में बेसिक क्या रहता है कि जैसे यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, Yes. यूज ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। सो इन दिस यू नीड टू बी थोरो विद द एग्जांपल्स मेनली, बिकॉज बाकी चीजें हम लिख सकते हैं कि क्या क्या यूज है, बट हमें एग्जांपल्स हैं, लेटेस्ट चाहिए। जैसे अभी कोविड में साइंस का रोल क्या है, तो उसके लिए वी शुड हैव एग्जांपल्स। अब उसमें वो थ्योरी तो कुछ नहीं पूछ रहे हैं, ना कोविड की Correct. थ्योरी पूछ रहे हैं ना साइंस की थ्योरी पूछ रहे हैं, दे आर जस्ट आस्किंग कि इसका रोल क्या है। तो रोल के लिए वी जस्ट नीड गुड एग्जांपल्स कि कोविड में कोई रोबोट्स बने हैं, कोई नैनो टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई है, कोई आरटीपीसीआर टेस्ट जो हम कर रहे हैं वो नया है। तो ये Right. एग्जांपल्स हम करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स यहाँ से पिकअप करके अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं। तो साइंस के सिलेबस में इफ वी सी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ये सब मेंशन्ड है। तो जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए आप कोशिश करो कि सबके ऊपर कुछ अच्छे एग्जांपल्स, 5-6 एग्जांपल्स आप नोट करके रख लो। तो इन केस कोई भी क्वेश्चन आता है, यू कैन यूज देम इन द आंसर। एंड कोशिश करो साइंस एंड टेक के ऊपर आपके पास 3-4 कोट्स हो, जैसे कोई कोई महात्मा गांधी की या आइंस्टाइन, कोई भी कोट्स हो आपके पास साइंस के ऊपर, तो किसी भी आंसर में आप उसको लिख सकते Okay. Okay. So coming to the general studies paper 4, which is ethics, and we have to write case studies like हैं। यस। uh, so that is another crucial area. So your strategy, please share with the students, like how you approach those case studies and the static part as well. व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तो केस स्टडीज तो मेरे लिए बिल्कुल नया था, एंड इट इज यूजुअली Right. नॉट कवर्ड इन बुक्स प्रॉपरली। तो उसके लिए मैंने टॉपर्स की आंसर कॉपीज उठाई, जैसे कोई भी लास्ट ईयर के या लास्ट लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं, उनकी आंसर कॉपीज देखी। तो उनकी अप्रोच देखी, कैसे वो अप्रोच करते हैं। तो वही अपना कॉमन अप्रोच रहता है कि पहले स्टेक होल्डर्स आप मेंशन करो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस स्टडी फर्स्ट। उसके बाद आप उसमें से आइडेंटिफाई करो कि ये पीपल हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये पीपल हमें डील करना है। तो वो आपने बेसिक आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद ट्राई टू पुट Right. योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन, कि उसमें यूजुअली पूछा होता है कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं या आप क्या क्या Right. करोगे। तो ट्राई टू Yes. पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन, और वहां पर आप सोचो। वहां पे आप नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक, मतलब 0% से लेके 100% तक कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। तो जैसे आप Right. बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशंस, एक्सट्रीम ऑप्शंस भी दोगे वहां पे एक मिडिल पाथ का ऑप्शन दोगे, एंड देन यू विल चूज अ मिडिल पाथ। तो वहां पर आप लिखोगे सारे कि आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, ये बुरे बुरे वाले हैं, ये अच्छे अच्छे वाले हैं, और ये एक मिडिल पाथ है जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। तो ट्राई टू पिक अप द प्रैक्टिकल सोल्यूशन, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन देना इट्स, मतलब वो कहने के लिए है, बट यूजुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो यू जस्ट गिव अ मिडिल पाथ सोल्यूशन एंड ट्राई टू जस्टिफाई योर आंसर। दैट इज द अप्रोच फॉर केस स्टडी। आप अपने आप को वहां पुट कर रहे Okay. हो सिचुएशन में, बट यू नीड टू जस्टिफाई योर एक्शन। अगर आप कोई भी एक्शन लेते हो, तो ट्राई टू हैव सम बैकअप कि आपने ये सोचकर ये एक्शन किया है। दैट्स द अप्रोच Right. फॉर केस स्टडी। मोस्टली आपके पास आपसे आपका ओपिनियन पूछेंगे, या आपसे पूछेंगे कि आपके पास ऑप्शंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। एक दो केस स्टडीज थोड़ी ट्रिकी होती हैं, जैसे लास्ट ईयर आई थी कि क्रिटिकली एनालाइज द स्टोरी, एंड दैट स्टोरी वाज टू Right. पॉजिटिव इन एवरी सेंस। तो उस तरह के बाउंसर क्वेश्चंस भी आते हैं, बट इफ यू प्रैक्टिस कि आप एटलीस्ट 5-6 केस स्टडीज आप लिख कर देखो, देन यू विल गेट यूज टू इट, कि वही सेम अप्रोच है, वही आपको पैराग्राफ से ही लाइंस चूज करनी है, थोड़ी सी कोट्स आपने उसमें डाल देनी है अपनी तरफ से, एंड देन द केस स्टडी विल बी डन। Okay. Okay. So how many test papers you had written before going to the examination hall, that is for mains? Before means I have written 12 tests for the GS, one test for optional, and 3 tests for essays. Like this, I have Okay. written. Okay. So, I mean, two things. I mean, one is time management. You have to like answer those questions within 7 to 8 minutes. Yes. And second is equally, you have to arrange the content also. I mean, so what should be, I mean, those who are first time appearing for the mains,
what should be approach, whether they should more focus on the time management, or this days is for those content gathering and all. So what should be your opinion? According to me, it should be combination of both. Yes. जैसे आई यूज टू प्रिपेयर, तो मैं सबसे पहले 15 मार्कर्स अटेम्प्ट करती थी क्योंकि दे कैरी मोर मार्क्स, एंड तो मेरा ऐसा रहता था कि 2 आवर्स में आई हैव टू फिनिश द 15 मार्कर्स, Okay. एंड देन 1 आवर में आई हैव टू फिनिश द 10 मार्कर्स। कि अगर मेरा उसमें कोई क्वेश्चन छूटता भी है तो दैट विल बी अ 10 मार्कर, नॉट अ 15 मार्कर क्वेश्चन। तो मेरा सबसे पहले था कि 2 आवर्स में आई विल फिनिश द 15 मार्कर क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम द 11th क्वेश्चन, दैट इज अ 15 मार्क। तो वो सीक्वेंस में चलते थे, और बीच में अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता, डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट। उस पर सर्कल आप मार्क करो क्वेश्चन पेपर में एंड देन मूव ऑन। वो आप बाद में अटेम्प्ट करना। क्योंकि क्या रहता है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसमें आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपके 5-6 मार्क्स से ऊपर नहीं आएंगे। तो Right. यू कैन रिस्क दैट टू लीव ऑल्सो, कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो छोड़ भी सकते हो आप। लेकिन कोई आता हुआ छूट गया तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो Yes. इसीलिए आप सीक्वेंस में चलो, और जो आपको नहीं आता कीप ऑन लिविंग दैट, और जो आपको बहुत अच्छे से आता है तो कीप ऑन डूइंग दैट। इससे आपके कुछ आंसर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, और जब आप उनको बाद में करोगे तो वो आंसर्स थोड़े एवरेज भी होंगे। ठीक है, फिर आप 10 Okay. मार्कर्स पे आते हो। हेयर यू नीड स्पीड। 10 मार्कर्स और 15 मार्कर्स में डिफरेंस रहता है। 15 मार्कर्स में यूजली वी अटेम्प्ट प्रॉपरली, इंट्रोडक्शन अच्छी सी लिखी, फिर बॉडी प्रॉपरली 2 पेज की बॉडी बनता है, एंड 2.5 पेज के बाद यू गिव अ कंक्लूजन। 3 पेजेस रहते हैं। Right. लेकिन 10 मार्कर्स में यू जस्ट हैव 2 पेजेस, जिसमें से एक पे तो क्वेश्चन ही रहता है। तो Right. उसमें यू कैन फटाफट से गिव अ स्मॉल इंट्रो, गिव द मेन बॉडी, एंड 1.5 पे आप कंक्लूजन देके फिनिश कर सकते हो। तो देयर यू नीड स्पीड। उसमें आपकी प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए। डू ड्रॉ फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बनाकर आप स्पेस कवर करो, एंड डू दिस 10 मार्कर क्वेश्चंस इन 1 आवर। तो इस तरह की मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी। आई हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स कि मैं 15 मार्कर्स को 1.5 आवर में करूं, बट इट वाज नॉट पॉसिबल, हो नहीं रहा था कभी भी। तो आई डिसाइडेड कि मैं 15 मार्कर्स को 2 आवर्स में करूंगी, एंड 10 मार्कर्स में अपनी स्पीड इंक्रीज करूँ, ताकि 10 मार्कर्स में एक एक आवर में कर सकूं। Right. तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो। ट्राई टू फिनिश 15 मार्कर्स फर्स्ट। आप टाइम लगा के करो कि आप 7 to 8 मिनट्स एक 15 मार्कर को दे रहे हो। ठीक है, तो उससे आपका पेपर कंप्लीट होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में 2 आवर या 1.5 आवर 10 मार्कर्स पे लगा रहे हो, उसके बाद 1.5 आवर आप 15 Right. मार्कर्स पे दे रहे हो, तो दैट इज प्रॉब्लम। 15. क्योंकि आप सेम Yes. मार्क्स, Yes. सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अलग अलग टाइम दे रहे हो, क्योंकि 15 मार्कर्स है, यू हैव टू राइट मोर, और 10 मार्कर्स Right. को आपने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। तो इस तरह से यू हैव टू मैनेज टाइम फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, कि आप मार्क्स के हिसाब से थोड़ा टाइम दो। सिमिलर फॉर द ऑप्शनल ऑल्सो, कि आप मार्क्स के हिसाब से थोड़ा टाइम दो, कि आप क्वेश्चन नंबर के हिसाब से मत देखो कि 10 क्वेश्चन वो भी हैं, 10 क्वेश्चन ये भी हैं। तो गिव टाइम अकॉर्डिंग टू मार्क्स, और कोशिश करो कि आप जो आता है वो पहले करो अच्छे से, जो नहीं आता उनको आप बाद में अटेम्प्ट करो, क्योंकि इन केस उसमें आपके फुल मार्क्स वैसे भी नहीं आएंगे। 7-8 मार्क्स में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको वो आते ही नहीं। Okay. Okay. So another one practical questions. What should be our approach on the questions we I mean we have not have any kind of idea, any clue with respect to that. So what should be our, we should leave it, or we'll write something so that at least some mark, I mean 1 or 2 or anything would be given to us. So what should be your strategy? यस, इन माय स्ट्रेटजी इट वाज नेवर टू लीव एनी क्वेश्चन। कभी भी Okay. कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। इन केस अगर आप उसमें डेफिनेशन ही लिख के आ जाते हो, या उसके आसपास का कुछ पॉजिटिव नेगेटिव ही लिख सकते हो, या आपको कोई टेक्नोलॉजी है नहीं पता आपको, आप बेसिक टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव नेगेटिव लिख के आ जाओ, तब भी वो उससे मैच कर जाएगी कुछ ना कुछ। तो Right. उसमें भी आपको 1 and 2 मार्क्स मिल जाएगा, एंड दैट टेक्स अ ह्यूज इंपॉर्टेंस इन यूपीएससी एग्जाम। वन Right. मार्क्स के पीछे भी इट्स ह्यूज रैंक गैप, एंड बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो नेवर लीव एनी क्वेश्चन। उसमें भी आप कोशिश करो कि लास्ट में एक एक दो पैराग्राफ आप लिख के आ जाओ। डोंट लीव एनी क्वेश्चन। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको उसके आसपास का कुछ भी नहीं आता होगा। Right. एटलीस्ट Right. उसके आसपास का कुछ बेसिक कुछ भी आता हो, आपको चाहे उसकी दूर से कुछ आता हो, वो भी आप लिख के आ जाओ। लेकिन डोंट लीव एनी क्वेश्चन। तो वो वही मेरी स्ट्रेटेजी रही थी। Right. So, the final question to you, what should be the last minute tips to those who are writing mains this time? My last minute tips for you all will be, do keep something for the revision with you. If you are studying for these 3 months, तो ये 3 महीने का आप थोड़ा सा कुछ भी रिवाइज करके जा सको तो बेटर रहेगा। क्योंकि अब जैसे आप मेंस की आप 1 मंथ प्रिपेयर करोगे, ये 1 मंथ का आपको पढ़ा हुआ कभी याद नहीं रहेगा अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे मेन से पहले।
तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रह जाता। तो ट्राई टू कीप समथिंग फॉर द रिवीजन, ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट, जो आप मेन से 2-3 दिन पहले या एक दिन पहले रिवाइज करके जा सको, ताकि आपके पास कीवर्ड्स दिमाग में हो एंड यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस. Right. So this will be my last minute tips for you all. Do keep something for the revision material. So I think, I mean, every aspect of answer writing and mains exam point of view, we have already discussed. And thank you very much for your valuable time. And I think people, those who will watching it, will definitely get helpful from this. So thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.